बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप कंप्लीट कोर्स की क्लास 3 को। तो देखिए मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया हुआ है और जो मैंने लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट हम काम कर रहे थे मैं उसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। इससे पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि लेयर्स क्या हैं, आप उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लेयर का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो आपको बताया था और कोशिश की थी आपको समझाने की कि लेयर्स आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती हैं और आप किस तरह से लेयर को फ़ोटोशॉप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उस कोर्स की प्लेलिस्ट का, आप उसको जाके देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो लेयर्स हैं वो क्या हैं। क्योंकि अगर आपको लेयर्स का सही नहीं पता होगा तो आप फ़ोटोशॉप के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं, आपको बड़ा मसला होगा। तो आज के इस क्लास के अंदर मूव टूल को देखेंगे और इसके साथ जो सिलेक्शन का टूल है मार्की टूल, इसको हम जो है वो कवर करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मेन मकसद ये है कि आप जो है इस कोर्स को सीख लें। मेरा मकसद ये है कि हम कम से कम वक्त में जल्दी से जल्दी इस कोर्स को मुकम्मल कर लें ताकि जो सीखने वाले हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो देखिए मूव टूल का मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताया था कि मूव टूल इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए। और मैंने बताया था जैसे हमने लेयर्स यहाँ पे बनाई हुई हैं मुख्तलिफ, जैसे एक मोनोग्राम की लेयर है, तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना है आपने क्या करना है, यहाँ से मूव टूल लेके आपने क्या करना है कि उस ऑब्जेक्ट की लेयर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट की लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है और अब मुझे इसको मूव करना है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके ऊपर रख के इसको मूव करूँ। अगर मैं यहाँ पे भी आऊँगा तब भी ये मूव होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मूव करूँगा तब भी ये आसानी के साथ मूव होगा। क्यों मूव होगा? क्योंकि इसकी लेयर सिलेक्ट है। अगर मुझे इस एरो को मूव करना है तो मैं इस एरो की लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे ये वाली है। अब मैं इसको यूँ मूव करता हूँ तो देखिए एरो मूव हो रहा है। अगर मैं इस मोनोग्राम के ऊपर रख के भी क्लिक करूँगा तब भी एरो ही मूव होगा। वजह उसकी ये है कि हमने इसकी लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है। तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना है आपने उसकी लेयर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने उसको मूव करना है। अच्छा, अब मूव के थोड़े से ऑप्शंस को देख लेते हैं। अगर आप टॉप की तरफ आते हैं तो देखिए यहाँ पे ये मूव टूल की कुछ ऑप्शंस हैं जो कि मुझे बताना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऑप्शन है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ग्रुप लेयर बाय क्लिकिंग और विजिबल पिक्सेल्स। इस ऑप्शन का क्या मतलब है? इस ऑप्शन का मतलब है देखिए अब ये ऑप्शन चेक नहीं है। जब ये ऑप्शन चेक नहीं है तो आप जिस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं पहले आप उसकी लेयर को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो अब इसका मकसद ये है कि अब आपको यहाँ से लेयर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मूव होगा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मूव होगा। इस ऑप्शन का फ़ायदा ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपने किस लेयर के ऊपर क्लिक किया है। बाज़ का हमें इसकी ज़रूरत होती है, जैसे आप कोरल ड्रॉ वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पे लेयर्स नहीं बनती, वहाँ पे डायरेक्ट जो है हम ऑब्जेक्ट को ही मूव कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से आप फ़ोटोशॉप के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे बार बार जो है वो लेयर सेलेक्ट ना करनी पड़े तो मैं बस इसको ऑटोमेटिकली करूँ, मैं जहाँ पे क्लिक करूँ बस वही पोर्शन या वही लेयर ऑटोमेटिकली मूव हो या उसके ऊपर ही मैं काम कर सकूँ, तो आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे। जब आप इसको चेक कर देंगे तो उसके बाद क्या है कि जब भी आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके मूव करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी लेयर खुद सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए मैंने मोनोग्राम के ऊपर क्लिक किया, इसकी लेयर सेलेक्ट होगी। नीचे बैकग्राउंड का लेयर है, जब मैं जो मैंने लाइटिंग ऐड की थी जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसकी लेयर जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। इसको मैं साइड पे करके अगर बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए बैकग्राउंड की लेयर लॉक है इसलिए ये सिलेक्ट नहीं हुई। तो मतलब क्या है कि इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वो मूव होना शुरू हो जाएगा। ये ऑप्शन बाज़ औक़ात तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, लेकिन अगर आपको ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पे आपको बड़ा मसला हो सकता है। तो मैं अमूमन क्या करता हूँ, मैं इस सेटिंग को ऑफ़ रखता हूँ। ऑफ़ इसलिए रखता हूँ क्योंकि अगर मैंने एक लेयर के ऊपर काम कर लिया, मुझे पता है कि जब मैंने मोनोग्राम वाली लेयर सेलेक्ट की हुई है तो मैं इसी को मूव करूँगा, क्योंकि यही मेरी प्रैक्टिस है कॉमन। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इस ऑप्शन को ऑफ़ रखूँ। हाँ, बाज़ का ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको ऑन कर लेते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट में मैं इसको ऑफ़ ही रख के चलता हूँ और जो मुझे लेयर सेलेक्ट करनी होती है मैं उसी को सेलेक्ट करके उसके बाद उसके ऊपर काम करता हूँ। तो ये मेरी कॉमन प्रैक्टिस से शुरू से हम इसी तरह से करते आए हैं। तो यही अगर आप चाहें तो इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, चाहें तो इसको रहने दें। अच्छा, उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये वही है कि लेयर सेलेक्ट करनी है, आपने ग्रुप सेलेक्ट करना है इसका, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ग्रुप बनाया नहीं हुआ हमने लेयर का, तो इसलिए आप जब लेयर सेलेक्ट करते हैं तो वो लेयर ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है कि भाई आपने लेयर सेलेक्ट की हुई है। और इसका ताल्लुक इस ऑप्शन से होता है कि जब आप इसको क्लिक करके चलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लेयर सेलेक्ट हो रही होती है।
तो आप इसको डिफ़ॉल्ट में ऑफ रखें। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। जूम इन करके दिखाने का मकसद है कि जो लोग मोबाइल में अगर वीडियोस ट्यूटोरियल देख रहे होते हैं तो उनको भी आसानी हो। देखिए ये एक ऑप्शन है, इसका है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स ऑन सिलेक्शन। होता क्या है कि अगर आपने एक लेयर को सिलेक्ट किया, जैसे फर्स्ट मैंने मोनोग्राम की लेयर को सिलेक्ट किया है, अब मुझे अगर इसको रीसाइज करना है तो इसका ऑप्शन क्या होता है, आप कंट्रोल टी करते हैं तो इसके लिए आपके पास कंट्रोल्स आ जाते हैं। देखिए ये चारों तरफ कंट्रोल्स आ गए। अब आप इसको पकड़ के रीसाइज कर सकते हैं जैसे आपको करना चाहें। लेकिन अगर आप चाहते हैं यार जब भी मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करूं तो ऑटोमेटिकली इसके कंट्रोल्स आ जाएं, मुझे कंट्रोल टी ना प्रेस करना पड़े, फिर आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अब देखिए आपने जब इस लेयर को सिलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल्स भी आ रहे हैं साथ, आपको अलग से कंट्रोल टी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसको रीसाइज कर सकते हैं इस तरह से करके, और फिर इस तरह से करके। इसी तरह से अगर आप सेकंड लेयर को सिलेक्ट करते हैं, जैसे देखिए मैंने अब ये जो आपने क्योंकि इसको रीसाइज किया तो आपको इंटर करना पड़ेगा। इंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए ओके का साइन बना है, आपने इसको क्लिक करना है ताकि आपने जिसको जो रीसाइज किया है वो कंफर्म हो जाए। उसको जब मैं इसको सेकंड लेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो देखें ऑटोमेटिकली इसके कंट्रोल्स आ रहे होते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। इससे आप क्या कर सकते हैं कि इसको रीसाइज कर सकते हैं जैसे इस तरह से करके। लेकिन अगर आपने इसको रीसाइज किया है और फिर आपको यहाँ पे इसको ओके करना पड़ेगा, या इंटर से या इस तरह से ओके करना पड़ेगा ताकि फिर आप इसको ईजिली मूव कर सकें या किसी दूसरी लेयर को सिलेक्ट कर सकें। तो डिफ़ॉल्ट में ये सेटिंग मैं भी इसको ऑफ रखता हूँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑन कर लेते हैं, क्योंकि मैं जब चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल टी से इसको इनेबल कर लेता हूँ। अच्छा देखें, जब मैं कंट्रोल टी से किसी को ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो देखें इसके अंदर मुझे ज़्यादा कंट्रोल्स मिलते हैं। एक तो ये कि यहाँ से मैं इसको रीसाइज तो कर ही सकता हूँ, उसके अलावा मुझे यहाँ से घुमाने का भी कंट्रोल मिलता है। देखिए इस तरह से आप इसको ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। तो और एक और चीज़ होती है, देखें ये जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से तो आप इसको लेफ़्ट एंड राइट से इसको सेंटर छोटा बड़ा कर सकते हैं। जो यहाँ से कंट्रोल होता है, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है, आप एक ही वक्त में दोनों तरफ से जो है इसको रीसाइज कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट भी एंड अप एंड डाउन भी इसको रीसाइज कर सकते हैं। अच्छा, और अगर आपने मूव करना तो आप बाहर आके इसको इस तरह से मूव करते हैं। अच्छा देखें, ये जो आप मूवमेंट कर रहे होते हैं आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और रोटेशन की वैल्यूज़ हैं, आप यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करके भी इसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल की वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। देखें इस तरह से जब मैं इसको रीसाइज करता हूँ तो आप देखिएगा ये वाली वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो अगर आपने कोई फिक्स वैल्यूज़ रखनी है तो आप वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके इसको फिक्स रख सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसको यहाँ से मूव करा सकते हैं। और देखें जब इसको मैं मूव करता हूँ तो देखें इसमें एक ऑप्शन होता है ऐसे घूम रही है, लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन होता है आपके पास, देखिए यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट का, अगर आप इसको यहाँ कर देते हैं, अब देखिए इमेज कैसे घूमेगी, इस तरह से घूमेगी, ये इस तरह से करके। तो ये इसका जो सेंटर पॉइंट है ये डिसाइड करता है कि आपने इमेज को कहाँ कैसे रोटेट करवाना है। ये देखें जब ये इमेज, ये जो सेंटर पॉइंट होता है, जब ये सेंटर में होता है तो ये अपने सेंटर पे घूमती है इमेज। लेकिन इस एक्सिस, ये जो सेंटर पॉइंट है, जब आप इसको बाहर निकाल देते हैं तब इमेज ऐसे घूमती है, अपने सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूमेगी ना। तो इस तरह से आप इसको रोटेट करा सकते हैं। तो ये सेंटर पॉइंट होता है, तो इसको आप नॉर्मली हम इसको सेंटर में देते हैं, लेकिन अगर कभी हमें ज़रूरत महसूस हो उस तरह से मूव करने की तो फिर हम इसको चेंज करते हैं। आपको ये सेटिंग ठीक लगी है तो आप इसको जो है वो इंटर कर दें तो ये सेटिंग कंफर्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप मूव टूल को यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को मूव करने के लिए, इनको साइज़ और रीसाइज करने के लिए। अच्छा, उसको देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस बहुत कमाल के। बाज़ का ऐसा होता है कि मैंने एक चीज़ बनाई, जैसे फर्स्ट करिए मोनोग्राम मैंने बनाया, अब मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल पेज के सेंटर में आए, राइट एंड लेफ़्ट से भी सेंटर में हो और अप एंड डाउन से भी सेंटर में हो। तो ये कैसे करते हैं, देखें वैसे तो आपके पास ये ग्रिड लाइंस आ रही होती हैं, जैसे आप मूव करते हैं देखें आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी, ये ग्रिड लाइंस होती हैं, ये बताती हैं कि आपका डॉक्यूमेंट एकदम सेंटर में आ गया। और यहाँ पे देखें एकदम सेंटर में आ जाता है, इस तरह से लेफ़्ट एंड राइट से भी सेंटर में, ये सेंटर में आता है, ऊपर और नीचे से भी सेंटर में आ जाता है। लेकिन अगर आप इन कंट्रोल्स की मदद से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें मेरी इमेज यहाँ पे है, ये मेरे बैकग्राउंड लेयर है, मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। ये मैंने इसको अनलॉक कर लिया। अब देखें अगर मैं चाहता हूँ ये मोनोग्राम है ये मेरा सेंटर में आ जाए, बिल्कुल इमेज के, मतलब इस तरह से सेंटर में आ जाए, और मैं एग्जैक्ट सेंटर में चाहता हूँ, तो मुझे करना क्या है, मैं पहले इस मोनोग्राम की लेयर को सिलेक्ट करूँगा, फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ से मैं बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट करूँगा। तो पहले इस लेयर को सिलेक्ट किया, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाया, फिर बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट की थी, 2 लेयर सेलेक्ट होगी। अब मुझे करना क्या है कि मुझे जो बैकग्राउंड की लेयर है, बैकग्राउंड की लेयर के
मुताबिक मुझे इसको सेंटर में करना है। जैसे मतलब ये मेरा पूरा बैकग्राउंड आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मोनोग्राम है इस बैकग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो अब मुझे क्या करना है, देखें अब मेरे पास ये कंट्रोल्स इनेबल हो गए। मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके पहले इनका दिखा देता हूँ ये कंट्रोल्स हैं क्या। ये देखें ये कंट्रोल्स हैं, इनको पहले समझ लें। ये है इसकी अलाइनमेंट ये है कि ऊपर टॉप के ऊपर होगा, अलाइन टॉप एजेस, मतलब ये ऊपर की तरफ लाइन होगा। इसी तरह से ये लाइन वर्टिकल सेंटर, मतलब ऊपर और नीचे से सेंटर में होगा, और ये बिल्कुल बॉटम में होगा, मतलब नीचे की तरफ सेंटर में होगा। अब ये जो कंट्रोल है ये अलाइन लेफ़्ट होगा, ये अलाइन सेंटर होगा और ये अलाइन राइट होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मतलब ये बिल्कुल ऊपर की तरफ, ये दरमियान में, और ये नीचे की तरफ, ये उल्टे हाथ की तरफ, ये सेंटर में, और ये सीधे हाथ की तरफ। तो ये इसका मकसद है। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इसको जो मोनोग्राम है ये पेज के भी सेंटर में चाहिए, दाएं बाएं से भी सेंटर में चाहिए, और ऊपर और नीचे से भी सेंटर में चाहिए। तो पहले मुझे इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंटर का। ये जो ऑप्शन है ये मिडल में सेंटर करेगा, मतलब ऊपर और नीचे से सेंटर कर देगा इसको। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए इमेज ऊपर से और नीचे से सेंटर में हो गया। अब मुझे इसको दाएं बाएं से भी सेंटर में करना है, तो मैं इस वाले ऑप्शन को यूज़ करूँगा। तो ये देखें ये इस बैकग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में हो चुका है। तो इस तरह से आप इमेजेस को सेंटर में कर सकते हैं। अब फर्स्ट करें मुझे इस एरो को करना है, तो मैं एरो वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा, फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखूँगा और मैं इस बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ से मैं लेफ़्ट और टॉप एंड बॉटम से सेंटर में करूँगा और लेफ़्ट एंड राइट से सेंटर में करूँगा, तो एकदम सेंटर में आ गया। क्योंकि बैग उसके मोनोग्राम की लेयर के नीचे, तो मैं इसको ऊपर पकड़ के ड्रैग करता हूँ, तो देखिए ये ऊपर आ चुका है मेरे पास। तो इस तरह से आप इनको सेंटर में कर सकते हैं। अच्छा, जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास एक ये लेयर है, ये नीचे, और आप चाहते हैं इसको ऊपर लेके आएँ, तो आपने करना क्या है, इस लेयर को पकड़ना है सिंपल, और ऐसे ड्रैग करके ऊपर लेके आना। देखिए जब ये देखिए ऊपर ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा, एक लाइन बना दी है इसने, यहाँ पे आके आपने छोड़ना। देखिए ये मोनोग्राम की लेयर ऊपर आ गई। इसी तरह से ये जो लाइट वाली लेयर है, अगर आप चाहते हैं इसको ऊपर लेके आना, इसको पकड़ेंगे और पकड़ के ऐसे आप मूव करेंगे, तो देखिए ये जो लेयर है, ये बैकग्राउंड वाली जो हमने लाइटिंग ऐड की थी, ये ऊपर आ चुकी है। तो इस तरह से आप इनको मूव कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ देखें, जो फोटोशॉप में आप अंडू करते हैं, तो अंडू कैसे करते हैं, कंट्रोल Z से। अगर आप कंट्रोल Z से अंडू करेंगे तो ये एक ही दफ़ा होता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कंट्रोल ऑल्ट और Z करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 2 3 4 5 बार अंडू करें, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल दबाना है अपने कीबोर्ड से, ऑल्ट दबाना है और फिर Z प्रेस करना है। जब आप Z प्रेस करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट और Z प्रेस करते रहेंगे, तो ये आप फिर एक से ज़्यादा बार अंडू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल और Z करेंगे, फिर आप जस्ट एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पीछे जाना चाहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा दफ़ा अंडू को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और Z दबाते जाएंगे, तो आप जो है एक से ज़्यादा मरतबा अंडू के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी और मूव टूल का ये फंक्शन समझ आया होगा। तो ये मूव टूल का कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आपको ये बुनियादी चीज़ें नहीं आएंगी तो आपके लिए आगे काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मूव टूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फ़ोटोशॉप के अंदर। मूव टूल ही वो वाहिद टूल है कि आप हर टूल के बाद मूव टूल इस्तेमाल करते हैं, कि आपको चीज़ों की मूवमेंट को, उसके साइज़ को, उसकी रोटेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो उसके लिए आप मूव टूल का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है फ़ोटोशॉप के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है ये है मार्की टूल। मार्की टूल का क्या होता है, मार्की सिलेक्शन टूल होता है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मार्की। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें इसके अंदर और टूल, जब मैं इसको क्लिक करके रखता हूँ तो आपके पास 4 टूल्स आपको मिलते हैं। एक होता है रेक्टेंगल मार्की टूल है, एक होता है एलिप्टिकल मार्की टूल है, और एक होता है सिंगल रो और सिंगल कॉलम मार्की टूल। इनकी जो शॉर्टकट की है वो M है। तो अब मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ और इन इमेजेस को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फ़िलहाल इसको भी डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो उसको मैं वाइट कर देता हूँ। फ़िलहाल मैंने बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया। देखिए बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट कर दिया। करते कैसे हैं आप, पहले यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, ये भी बताना ज़रूरी है। यहाँ पे देखें आपको 2 कलर नज़र आ रहे होते हैं, एक ये वाला कलर, एक ये वाला कलर, और यहाँ पे एक आपको एरो नज़र आ रहा होता है। आप इस कलर को स्विच करते हैं इस तरह से करके। ये पहला कलर होता है, ये फोरग्राउंड कलर होता है, और जो पीछे वाला कलर होता है ये बैकग्राउंड कलर होता है। फोरग्राउंड कलर क्या होता है कि अब जैसे मैंने इसके अंदर वाइट भरना है, तो जिस कलर को आपने अप्लाई करना होगा वो फोरग्राउंड कलर आप उसको ऊपर ले जाए। फर्स्ट कलर मुझे अगर ब्लैक, इस एरिया के अंदर कैनवस में ब्लैक कलर भरना है, तो मैं इसको इस एरो के ऊपर क्लिक करूँगा तो ब्लैक कलर ऊपर आ जाएगा। अब मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट दबा के बैक स्पेस दबाऊंगा, तो देखें ये जो ऊपर वाला कलर था, जो फोरग्राउंड कलर था, ये इसके अंदर फिल हो गया है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है, अपने कीबोर्ड से आप X दबाएंगे, X एक दफ़ा दबाएंगे तो
एक कलर ऊपर आ जाएगा, दूसरी दफ़ा दबाएंगे तो दूसरा कलर ऊपर आ जाएगा। तो आप इस तरह से मल्टीपल कलर्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और डी और एक्स, फ़र्ज़ करें आपने ब्लैक वाइट कलर था, आपने कोई और कलर चूज़ करके ओके कर दिया। इसी तरह आपने एक्स प्रेस किया तो दूसरा कलर ऊपर आ गया ब्लैक, आपने ब्लैक की जगह भी कोई और कलर चूज़ कर लिया। और अब आप एक्स प्रेस करते हैं तो ये कलर ऊपर आ गया, फिर एक्स प्रेस करते हैं तो वो कलर ऊपर आ गया। ऑल्ट बैक स्पेस से इसको फिल कर दिया आपने। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इन कलर को रीसेट करना चाहता हूँ, मतलब इसको ब्लैक एंड वाइट के ऊपर वापस लेके आना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करना है बस। जब डी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाइट एंड ब्लैक कलर्स आ जाएंगे और जो आपने सिलेक्शन की थी मुख्तलिफ कलर्स की वो ख़त्म हो जाएगी और जो डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट कलर्स हैं वो यहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो डी सिंपल प्रेस करते हैं तो कलर रीसेट हो जाते हैं और एक्स से इनको आप ऊपर नीचे करके यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने वाइट कलर चूज़ किया है, अब मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करता हूँ, बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, देखिए मेरे पास ये वाइट कलर भरा गया है। तो ये हो गया कलर। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें, अब हमने जो टूल पढ़ना है ये रेक्टेंगल मार्की टूल पढ़ना है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं रेक्टेंगल वाला चूज़ कर लेता हूँ। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि ये जो ऊपर टूल बार है ये होती है प्रॉपर्टी बार होती है। प्रॉपर्टी बार का मतलब है कि जो टूल आप सेलेक्ट करते हैं उससे मुताल्लिक़ यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। रेक्टेंगल मार्की टूल ये सिलेक्शन का टूल है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इस्तेमाल करने के। अगर आपको इन टूल्स की थोड़ी सी बारीकी मालूम है तो आप एक एक टूल को इस्तेमाल करके अपने इतने ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूँ तो फिर आपको इंशाल्लाह इसका अच्छी तरह से इदराक होगा कि भाई आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले इसका बुनियादी इस्तेमाल समझें। देखिए, जो सिलेक्शन का टूल है ये एरिया को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने इसको सिलेक्ट किया टूल को, अब मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे अपने कैनवस के ऊपर एक यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सॉरी, इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है जो कि मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसको नॉर्मल करते हैं। अच्छा, मैंने टूल सेलेक्ट किया, अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन करता हूँ। अब सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि मैं कंप्यूटर को ये बता रहा हूँ कि भाई अब मैं ये वाला पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं जो भी काम करूँगा वो आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है आपको दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट करें, अब मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास ब्रश टूल आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे ब्लैक कलर है तो मैं ब्लैक कलर को ऊपर ले आता हूँ। अब ब्लैक कलर ऊपर आ गया, अब मेरे पास यहाँ ब्लैक कलर है। अब देखें, ये वाला एरिया मैंने सेलेक्ट किया, मैं थोड़ा साइज़ छोटा करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा ब्रश में और यहाँ से मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लूँगा। देखें, अच्छा थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बस इतना बहुत है। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता थोड़ी। ये मैंने ब्रश सेलेक्ट किया है और अब मैंने यहाँ पे एरिया सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं क्या करूँ, देखो मैं ब्रश यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लैक कलर यहाँ भरा नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ अंदर भरा जा रहा है। क्यों? कि मैंने कंप्यूटर को बता दिया कि भाई इस एरिया के अंदर ही काम करना है, आपने जो भी करना है। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कलर भरा जा रहा है, लेकिन मैं जब बाहर क्लिक करता हूँ तो बाहर कलर नहीं भरा जा रहा। ठीक है कि मैंने कंप्यूटर को बता दिया कि जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है आपने इसके अंदर कलर भरना है। तो देखिए अब मैं इसके अंदर कलर भर सकता हूँ। या अगर आपने ब्रश से नहीं भरना तो आप क्या करें, कंट्रोल, ये ब्लैक कलर भरना है तो अपने कीबोर्ड से आप ऑल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे तो अब देखें इतने एरिया के अंदर कलर भरा गया। और अब देखें ये पूरा एरिया, जब मैंने मूव टूल से इसको मूव किया तो ये एरिया इससे अलग हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि ये आपने क्या करना है। मार्की टूल जो होता है ये आप सिलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए ये डांसिंग आर्म्स आ रही होती हैं, ये डांसिंग लाइंस होती हैं जो कि यूँ मूव कर रही होती है, तो ये आपको बताती है कि आपकी सिलेक्शन आ गई, अब आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें ज़रा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सिलेक्शन टूल के हवाले से मैं एक चीज़ को लेके आता हूँ, एक बैकग्राउंड को लेके आता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मैं एक इमेज यहाँ पे लेके आता हूँ, ये गाड़ी वाली इमेज है, मैं यहाँ पे लाया, यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया मैंने। अब मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज़ कर लेता हूँ आपको एक चीज़ समझाने के लिए। देखिए ये मेरे पास है इमेज, अब मैं इसकी सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो मैंने क्या किया, मार्की टूल लिया और यहाँ से मैंने इसकी सिलेक्शन की कि भाई मुझे गाड़ी की ये वाली सिलेक्शन चाहिए। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी बनाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं इसकी कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एडिट में जाऊँगा। एडिट में जाने के बाद कॉपी करेंगे, कंट्रोल से भी आप कर सकते हैं। कॉपी की, अब मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, भाई ये वाला जो एरिया है मुझे इसकी कॉपी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एडिट में जाऊँगा और एडिट में जाने के बाद मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। तो देखिए एक अलग लेयर के अंदर ये वाला पोर्शन आ गया। मैं मूव टूल चूज़ करता हूँ अपने यहाँ से, या कंट्रोल सिंपल वी से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए ये मेरे पास आ गया। नॉर्मल मैंने एक सिलेक्शन की तो ये मेरे पास सिलेक्शन आ गई। इस सिलेक्शन को आप यहाँ पे रखें, सॉरी मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ और थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से करके आपको एक चीज़ समझानी है, इस टूल का ज़बरदस्त इस्तेमाल आपको समझाना है।
और ओके किया, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ये मैंने एक सिलेक्शन की है, यहाँ मैंने रख दी। अच्छा, अब देखें इस मार्की टूल की कुछ सिलेक्शन होती है, यहाँ पे आ जाए। ये है नॉर्मल सिलेक्शन। मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको एक दफ़ा दिखा दूँ टूल्स, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टूल्स क्या हैं। देखें ये क्या है, नॉर्मल सिलेक्शन। उसके बाद न्यू सिलेक्शन लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन। इसका मतलब होता है कि आपने एक सिलेक्शन की, उसके बाद दूसरी सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके बाद ये जो नेक्स्ट टूल है ये सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन होती है। और ये वाली जो टूल है ये होती है इंटरसेक्ट्स विद सिलेक्शन। ये 4 ऑप्शंस आपने देख लिए। अब इनको वन बाय वन अप्लाई करके देखते हैं। देखें फर्स्ट करें, जैसे ये मैंने गाड़ी है, अब देखें इस लेयर को मैं गाड़ी की लेयर को ऊपर कर देता हूँ। ये मैंने ऊपर कर दिया। अब मैं मार्की टूल लिया, मैंने एक पोर्शन यहाँ से सिलेक्ट किया। ये हो गया सिंगल सिलेक्शन, ये वाला टूल। अगर मैं दोबारा सिलेक्शन करता हूँ तो ये वाली सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो मतलब ये है कि आपको हर बार एक नई सिलेक्शन लेनी पड़ती है। अच्छा, अब सेकंड इसमें ऑप्शन होता है ऐड टू सिलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक सिलेक्शन ली और आप चाहते हैं इसी सिलेक्शन में कुछ और पार्ट भी ऐड करना है, तो अब आप क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक किया आपने, अब आप करेंगे यार मुझे ना ये वाला पार्ट भी चाहिए। देखिए पहली सिलेक्शन वहीं पे मौजूद है, दूसरी भी सिलेक्ट हो गई। आपने कहा मुझे ये वाला पार्ट भी चाहिए थोड़ा सा, इसको भी आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने कॉपी करना है, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया। देखिए एक नई लेयर बन के आ गई। मूव टूल सेलेक्ट किया वी से, देखिए ये 3 सिलेक्शन आपके पास आ गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक वक्त में मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं इस मार्की टूल से। फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। समझ आ गई आपको। अच्छा, फिर मैं दोबारा से मार्की टूल सेलेक्ट करता हूँ। अब मैंने सिलेक्शन करा था तो मेरे पास ये ज़्यादा सिलेक्शन आ गई। मैंने कहा यार ये वाला पार्ट बीच में से रिमूव कर दो। मतलब क्या, फिर अब मैं क्या करूँगा, ये वाली सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन को चूज़ करूँगा और मैं कहता हूँ यार ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, इसको हटा दो बस। तो देखिए ये सिलेक्शन से ये पार्ट हट गया। मैंने कहा नहीं यार ये वाला पार्ट बीच में से हटा दो, तो ये वाला पार्ट भी हट जाएगा बीच में से। मैंने कहा यार ये वाला पार्ट हटा दो, तो ये हट गया। अब मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, मूव टूल लेके इसको मैं मूव करके आता हूँ। देखें जो मैंने मूव की थी वो ख़त्म हो गई, यहाँ से मैंने रिमूव की थी ये भी ख़त्म हो गई। तो ये होता है कि आप मार्की टूल जब लेते हैं तो नॉर्मल सिलेक्शन करते हैं, फिर नॉर्मल सिलेक्शन करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक ही सिलेक्शन के अंदर मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। और सेकंड इसमें होता है आप जो है किसी सिलेक्शन में से कुछ एरिया को रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ये सिलेक्शन के ऑप्शंस आपको सिलेक्शन के तमाम टूल्स के अंदर मिल जाते हैं। तो जो आप इस मार्की टूल में सिलेक्शन करेंगे वो लेज़र टूल में भी होगा, वो पेन टूल के अंदर भी वो ऑप्शंस आएंगे आपके पास। तो आगे हम उनको देखेंगे। फ़िलहाल ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि आपने एक सिलेक्शन की, उसके अंदर किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ। मैं जो ये वाली लेयर है इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। कंट्रोल अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है इंटरसेक्ट सिलेक्शन। इंटरसेक्ट सिलेक्शन का मतलब ये होता है, देखिए अब आपने एक सिलेक्शन की और दूसरी सिलेक्शन आपने यहाँ पे की। अब क्या हुआ, उसने ये वाला एरिया रिमूव कर दिया। अब ये वाली सिलेक्शन बच गई आपके पास। आप कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें, मूव टूल से इसको मूव करें तो ये एक इंटरसेक्शन का कुछ पार्ट आपके पास आ जाता है। तो इस तरह से आप इंटरसेक्ट सिलेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए, एम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। आगे देखें इसके पास एक ऑप्शन आता है फीदर का। ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। देखें ये ऑप्शन है ये ऑप्शन है फीदर का। फीदर क्या होता है, फीदर होता है जी कि आपने अभी देखें मैंने आपको ये एक इमेज लिया, ये वाला जो मैंने कॉपी किया था, ये वाला इमेज जब मैंने इसको कॉपी किया तो देखें इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल शार्प एजेस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड एजेस हैं। इसको हम कहते हैं हार्ड एजेस हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, शार्प हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी सिलेक्शन करूँ कि जो मेरी इमेज है वो बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाए, जो उसकी जो एजेस हैं ये फेड हो जाए ताकि एक अच्छा लुक लगे, तो वो कैसे कर सकते हैं। देखिए आपने एम मार्की टूल सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से आपने फीदर देना है। फीदर आप ऐड करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं इसमें ऐड करता हूँ 10 पॉइंट का, 10 पिक्सल्स का फीदर ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ 10 करें, 10 करके मैंने इंटर कर दिया तो ये 10 फीदर हो गया। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ जो गाड़ी वाली इमेज है, और अब मैं यहाँ पे इसकी सिलेक्शन लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्शन ली और मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, मूव टूल सेलेक्ट किया। ये देखें फ़र्क देखें दोनों में। इसके जो एजेस हैं ये सॉफ्ट होना शुरू हो गए और इसके जो एजेस हैं ये हार्ड एजेस हैं। तो ये फ़र्क है फीदर को अप्लाई करने का। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ और उसको मैं यहाँ से रीसाइज कर लेता हूँ। तो जितना आपको चाहिए फीदर, जितना आप चाहते हैं कि इमेज जो है वो ऐसी फीदर वाली है तो आप ले सकते हैं। एंटर किया मैंने। अब मैं दोबारा से इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, गाड़ी वाली लेयर को।
गाड़ी वाली लेयर को सिलेक्ट किया है, मार्की टूल सेलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पे जो फीदर है इसको मैं बढ़ा देता हूँ, जूम इन करता हूँ और इस फीदर को मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे इसको चाहिए 50%, 50 पिक्सल्स का चाहिए। इंटर किया और अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ। अब आप इसका रिजल्ट देखिएगा, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, मूव टूल सेलेक्ट किया। अब देखें ये फीदर आ गया। तो कितना ज़बरदस्त इसका लुक आता है। जब हम इमेजेस को रिमिक्स कर रहे होते हैं, हम एक से ज़्यादा इमेजेस को आपस में मिक्स करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, फीदर के ऑप्शन की मदद से हम इनके एजेस को सॉफ्ट करते हैं ताकि ये इमेजेस आपस में मिक्स हो जाएं और अच्छी लगें। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम इमेजेस के अंदर इस तरह का लुक कैसे दें, या मतलब इसके जो एजेस हैं इसको सॉफ्ट कैसे करें, इसको ऐसा कैसे बनाएं कि बैकग्राउंड के अंदर मिक्सअप होते नज़र आएँ। तो ये हम इस तरह से फीदर के ज़रिए से कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखें आप, मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट किया है, दोबारा से मैंने जो है M प्रेस किया तो मार्की टूल को सिलेक्शन की। अब मैंने ये सिलेक्शन कर ली। अब मैं इसको कहता हूँ भाई इसका जो मुझे फीदर है ये चाहिए 80%, 80 पिक्सल्स का। इंटर किया, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया। अब आप देखें ज़रा, ये देखें, अब इसके अंदर और ज़्यादा फीदर ऐड हो गया। तो इस तरह से आप फीदर को ऐड करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आएगी। देखिए पहले नॉर्मल ऐसा था, फिर 10 पॉइंट्स के साथ ऐसा था, फिर 50 के साथ ऐसा था, फिर 80 के साथ इस तरह का फीदर था। तो इस तरह से आप इमेजेस के जो सिलेक्शन करके इसके फीदर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अच्छा देखिए, एक और चीज़ भी होती है। मिसाल के तौर पर आपने सिलेक्शन की और आपने इस इमेज की सिलेक्शन की, और सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या किया है भाई कि अब देखें आपके यहाँ पे देखें बैकग्राउंड की लेयर सेलेक्ट है, गाड़ी वाली लेयर सेलेक्ट नहीं है। तो अब आप जब कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो क्या हुआ, ये देखें ये बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट हो गई है। ये देखें बैकग्राउंड लेयर में से सिलेक्शन हो गई है। क्यों? जब भी आपने सिलेक्शन करनी है तो भाई देखें, फ़र्ज़ करें आपके पास बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट थी और आपने सिलेक्शन कर ली, यूँ करके सिलेक्शन कर ली। बात आपने कहा यार ये तो बैकग्राउंड की लेयर सिलेक्शन हुई थी। अब आपको सिलेक्शन ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल गाड़ी वाली इमेज को सिलेक्ट कर लें तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भाई अब आप जो कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो इस लेयर को सिलेक्ट करके करेंगे। कंट्रोल C कॉपी किया, कंट्रोल V पेस्ट किया, मूव टूल चूज़ किया। अब देखें ये गाड़ी वाली लेयर सिलेक्शन हो गई। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ देखें, आपने मार्की टूल लिया, मैं इसका जो है ये नॉर्मल कर देता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ फ़िलहाल। इंटर कर दिया मैंने ये सेक्शन ले ली। अब आपने कहा यार मुझे सिलेक्शन ख़त्म करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और D प्रेस करना है तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। आपने फ़र्ज़ करें ये सिलेक्शन ली और बाद में आपने इसको क्या किया भाई, ऐड टू सिलेक्शन वाला ऑप्शन भी यूज़ कर लिया, आपने ये वाली सिलेक्शन भी ले ली। आपने कहा मुझे ये सिलेक्शन ख़त्म करनी है तो कंट्रोल D प्रेस करते हैं तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि कंट्रोल D। देखिए जो शॉर्टकट की बताता हूँ साथ साथ लिख लिया करें ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो कंट्रोल D से आपने सिलेक्शन को ख़त्म कर लेना है। इसी तरह से अब देखें ज़रा, ये गाड़ी वाली लेयर सेलेक्ट है मेरे पास, मैं इसको इस तरह से सिलेक्शन करता हूँ, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया। तो अब देखें ये वाइट वाला पार्ट मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि इस इमेज के अंदर, इस लेयर के अंदर वाइट पार्ट था ही नहीं, तो इतना पार्ट ही आएगा। अगर आप ये समझते हैं कि मैं ऐसे सिलेक्शन करूँगा तो वाइट भी आएगा, गाड़ी वाला भी आएगा, तो ये मुमकिन नहीं है, सिर्फ वाइट वाला आएगा। एक और चीज़ होगी। अच्छा, एक और इसमें चीज़ देखें, इसके अंदर और टूल्स भी अवेलेबल है। रेक्टेंगल, आप रेक्टेंगल में सर्किल में भी सिलेक्शन कर सकते हैं। देखें अगर आप बग़ैर माउस को, बग़ैर सिंपल जब नॉर्मल सिलेक्शन करते हैं ना, तो आपके पास सर्किल जो है देखेंगे परफेक्ट नहीं बनता, या तो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है या बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट सर्किल बने तो आप अपने कीबोर्ड से क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के रखेंगे। जब शिफ्ट दबा के सर्किल ड्रॉ करेंगे कि आपने करना क्या है, ये सर्किल ये चूज़ किया सर्किल वाला, आपने कीबोर्ड से शिफ्ट पहले दबाना है, उसके बाद आपने इसको ड्रॉ करना है। अब देखिए अगर आपका माउस हिलता है या कुछ भी होता है, आपका जो सर्कल की सिलेक्शन है ये गोल ही रहेगी, छोटी बड़ी तो होगी लेकिन ये ना चौड़ी होगी ना लंबी होगी, तो ये देखें ये गोल रहेगी। अब आपने इसको छोड़ा, कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल V से पेस्ट किया, सॉरी कंट्रोल C कंट्रोल V किया। अब इसको मूव करेंगे, देखिए बिल्कुल गोल सिलेक्शन है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा,
तो इस तरह से आप बिल्कुल राउंड सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखें, जैसे फर्स्ट कर मैंने ये रेक्टेंगल वाला चूज़ किया है और अब आप चाहते हैं यार मैं इसको बिल्कुल फिक्स सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि आपने क्या करना है। आपने एक तो न्यू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दें और दूसरे यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं कि नॉर्मल करना है। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ आ जाएं। आपके पास ये ऑप्शन होता है, आपने क्या करना है, इसको नॉर्मल करना है, फिक्स रेशो करना है या फिक्स साइज़ करना है। नॉर्मल तो एक आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जितना आप ड्रॉ करेंगे उतनी सिलेक्शन ले लेगा। मैं कहता हूँ मुझे फिक्स करना है। फिक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें राइट साइड के ऊपर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि इसकी लंबाई कितनी हो, इसकी हाइट कितनी हो। तो आप कहते हैं यार मुझे जो है ना ये चाहिए भाई 10x10 का 10, और यहाँ पे भी आपने लिखा 10, आपने इंटर कर दिया। जूम आउट कर रहा हूँ। अब जब आप सिलेक्शन करेंगे ना, आपने जस्ट क्लिक करना है, ये देखिए यूँ, तो ये 10x10 के रेशो से मूव होगा। मतलब ये कि दाएं बाएं नहीं जाएगा, मतलब ये कि बिल्कुल स्क्वायर, क्योंकि 10x10 का मतलब है कि आपने स्क्वायर, लंबाई भी इसकी 10, हाइट भी इसकी 10, और ये इसी रेशो से बढ़ेगा। जैसे सर्किल आपका बिल्कुल परफेक्ट था ना, बिल्कुल गोल था, तो इसी तरह से आप इसको अगर आपका बहुत ज़्यादा खींचें या बहुत ज़्यादा लंबा करें तो ये स्क्वायर के अंदर ही होगा। मतलब उसकी लेंथ जो है वो 1/10 के रेशो से बढ़ेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको स्क्वायर मिलेगा। कॉपी की, पेस्ट किया और मूव टूल से इसको मूव किया तो देखें ये बिल्कुल स्क्वायर, जो एकदम रेक्टेंगल होता है ना, सॉरी स्क्वायर होता है, वो आपके पास बिल्कुल स्क्वायर की शक्ल के अंदर आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाज़ का हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब आपने दोबारा से मार्की टूल सेलेक्ट किया, आपने कहा भाई ऐसा करें ये 10 हो, लेकिन जो इसकी हाइट है ये 20 चाहिए। इंटर किया तो ये 20। अब देखिए ये कैसा होगा, ये यूँ मूव होगा। हाइट 20 होगी, लेंथ 10 होगी। तो देखिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अच्छा ये लेयर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो अब ये देखें ये इस तरह से हाइट इसकी 20 है और जो लेंथ विड्थ है वो 10 है। तो इस तरह से आप फिक्स साइज़ करके भी इसको दे सकते हैं। इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है, तो आप इसको ऑप्शन देते हैं, ये तो था फिक्स रेशो, आपने इसको रेशो को फिक्स किया। रेशो का मतलब है कि आपने स्क्वायर लेना है या आपने रेक्टेंगल लेना है, यहाँ से आप रेशो देंगे कि हाइट किस हिसाब से हो, लेंथ किस हिसाब से हो। एक होता है फिक्स साइज़। फिक्स साइज़ का मतलब है जैसे फर्स्ट 64 पिक्सल बाय 64 पिक्सल है, तो इसके लिए आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट क्लिक करना है। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली उतनी सिलेक्शन इसने ले ली। ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। अब आपको इसको ऐसे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं, करेंगे भी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने एक साइज़ बता दिया इसको। मैं जूम इन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि भाई मुझे 100 और ये भी 100। इंटर किया मैंने, मैं जूम आउट करता हूँ। अब मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो देखिए ये 100x100 का इसने एक सिलेक्शन ले ली। ये पिक्सल्स में है इसलिए छोटी सिलेक्शन है। अच्छा, एक और चीज़ भी नोट की है आपने, देखिए जब मैं इस लेयर के ऊपर हूँ और ये जो लेयर है ये कौन सी लेयर है, ये वही लेयर है। मैं सिलेक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ, देखें मार्की टूल से मैं सिलेक्शन यहाँ कर रहा हूँ। अब मैं इसको जब कॉपी करता हूँ ना तो ये मुझे बताता है यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि इस लेयर के ऊपर तो ये वाला पोर्शन है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब मैं कॉपी करता हूँ तो इसने कोई मैसेज नहीं दिया, पेस्ट किया तो ये पेस्ट हो भी गया। ये देखें ज़रा, ये रहा। लेकिन अगर मैं इसी लेयर के ऊपर हूँ, मैंने मार्की टूल सेलेक्ट किया हुआ है, मैं मार्की टूल सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, तो ये मुझे कहता है कि यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं कॉपी करने के लिए। कैन नॉट कंप्लीट द कॉपी कमांड बिकॉज द सिलेक्शन एरिया इज़ एम्प्टी। मतलब है कि ये एरिया बिल्कुल खाली है, इसमें से मैं कुछ कॉपी कर ही नहीं सकता। तो ये एक ऑप्शन होता है कि आपको ये मैसेज देता है, क्योंकि इस लेयर के अंदर सिर्फ ये पोर्शन के ऊपर इमेज है जिसमें से आप कॉपी कर सकते हैं। ये खाली एरिया तो यहाँ पर वो सिलेक्शन नहीं होगी। कंट्रोल डी से सिलेक्शन को हम डिसलेक्ट कर लेंगे। तो ये फिक्स साइज़ आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, मार्की टूल, रेक्टेंगल में, ओवल में, और ये लाइन की सिलेक्शन होती है। आपने क्लिक किया और आपने क्लिक किया, देखिए पूरी एक लाइन सिलेक्शन हो जाती है इस तरह से करके। ये अब क्योंकि देखिए ये लेयर ब्लैक है ना, तो हम बैकग्राउंड लेयर के ऊपर जाते हैं और सॉरी मैं इस गाड़ी वाली लेयर के ऊपर आ जाता हूँ। अब मैं देखिए यहाँ पर एक लाइन सिलेक्शन करता हूँ, तो देखिए ये सिलेक्शन हो गया। मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ और मैं मूव टूल से इसको मूव करता हूँ। देखिए ये अच्छा, बाज़ औक़ात अब आपको लग रहा होगा यार इसका क्या इस्तेमाल है,
तो इंशाल्लाह जब हम आगे प्रोजेक्ट करेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर तो हम आपको वहाँ पे सिखाएंगे कि आप कैसे इन लाइन के सिलेक्शन की मदद से आप कितनी अच्छे से ज़बरदस्त किस्म की बैकग्राउंड्स डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपने फ़ोटोशॉप इंटरनेट के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स देखे हों, वहाँ पे हमने लाइन्स वाले बैकग्राउंड्स देखे हों, तो वहाँ पे ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है लाइन्स की सिलेक्शन के हवाले से। इस तरह कॉलम की सिलेक्शन की भी टेक्निक है कि आप कॉलम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आप यू क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। सॉरी, ये इस पार्ट को लेते हैं तो ये जो है कॉलम सेलेक्ट कर लिया आपने। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कॉलम की भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये मार्की टूल के अंदर सिलेक्शन। अच्छा, इन सब सिलेक्शन के अंदर यही वाले सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये थी मूव टूल और रेक्टेंगल मार्की टूल की सिलेक्शन के अंदर मैंने आपको तमाम चीज़ें कोशिश की कि बता दी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। देखिए ये टूल्स मैंने आपको बताए हैं, जो टेक्निक्स आपको बताई हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत ज़्यादा कारआमद है। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाने बैठते हैं, कोई फ़ोटोशॉप कोई डिज़ाइनिंग का काम करने बैठते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तो आप आगे फ़ोटोशॉप के अंदर काम नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि यार मैं फ़ोटोशॉप के अंदर कोई बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ करूँगा, कोई बहुत ज़्यादा कोई तीर मार लूँगा, तो ये मुमकिन नहीं होता जब तक आपकी बेसिक्स क्लियर ना हो। क्योंकि आप जितने मर्ज़ी बड़े प्रोजेक्ट्स बना लें, उनके पीछे ये बेसिक्स से काम कर रही होती हैं। ये टूल्स की बेसिक्स होती हैं जिनकी कि अगर आपको बहुत गहराई के अंदर अंडरस्टैंडिंग है तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों की समझ नहीं है तो आप बड़े काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते फ़ोटोशॉप के अंदर, क्योंकि जो जितने बड़े काम होते हैं वो एक स्टेप वाइज ही चल रहे होते हैं। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और अगर आप किसी डिज़ाइनर को काम करते हुए देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है ना, तो आपको समझ नहीं आएगी कि उसने कौन सी टेक्निक यूज़ की है। क्योंकि जो डिज़ाइनर्स जब काम करते हैं तो यहाँ से बार बार जाके टूल्स नहीं सिलेक्ट करते, वो हर चीज़ के लिए शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ हो रहा होता है और आपको पता नहीं चलता कि आप एक वक्त में कितने टूल्स मल्टीपल सिलेक्शन के ज़रिए से काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको ये बुनियादी चीज़ें आती हैं तो आप देख के अंदाज़ा कर लेते हैं, हाँ भाई अब ये टेक्निक यूज़ कर रहा है, ये टेक्निक यूज़ कर रहा है। तो ये बुनियादी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो क्लास लंबी है, मेरा मकसद ये है कि फ़ोटोशॉप को हम बहुत जल्दी से कवर करेंगे और लंबी लंबी क्लासेस रखेंगे, क्योंकि हमारा मकसद इसमें आपको नॉलेज डिलीवर करना है, टाइम पास करना नहीं है। छोटी छोटी वीडियोस बनाने से बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है, क्योंकि फ़ोटोशॉप बहुत ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे तो 200 300 400 500 वीडियोस बन जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कोशिश है कि लेंथी वीडियो हो ताकि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।